Dear students, we have discussed that the primitive earth conditions were responsible for formation of macromolecules, and the formation of simple organic molecules was already proved by Urey and Miller experimentally. Then after we had started with the topic of biological evolution, ये तो पता चल गया था that macromolecules कौन सी conditions में form होंगे और कहाँ पे form होंगे. So they will be formed in the primitive earth conditions when the temperature was very high. There was presence of ultraviolet rays. These were the reasons for formation of the organic molecules. And later on, these organic molecules which have formed were aggregated to form macromolecules. तो ये हमें पता है कि प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस में ये बना था, और कहाँ बना था अगर पूछा जाए तो दैट वाज इन द रिवर, इन द ओशियनिक वाटर्स. वेयर इट वाज फॉर्म्ड इन द ओशियनिक वाटर्स. फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, जिसमें हमने ये स्टार्ट किया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स तो बन गए हैं, पर मैक्रोमोलिक्यूल्स में से प्रिमिटिव सेल्स कैसे बनेंगे. प्रिमिटिव सेल्स जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोबायोन्स, These are the primitive types of initial cells. इनको प्रोकैरियोट से भी पहले कंसिडर किया गया है. मतलब primitive cells will be giving rise to the prokaryotic cells. Primitive cells will be giving rise to the prokaryotic cells. तो primitive cells कैसे बने होंगे वो तो नहीं पता, but that is experimentally proved कि primitive cells might be formed from conservates according to Oparin, and they might be formed from microspheres as proposed by Sidney Fox. मतलब कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स ऐसे स्मॉल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो वाटर के अंदर प्रेजेंट थे, एंड दीज स्ट्रक्चर्स वेर हैविंग फंक्शन वेरी सिमिलर टू अ प्रिमिटिव सेल. व्हाई? बिकॉज दे वेर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. Secondly, they were surrounded by either a thin film of water as suggested by Oparin, or they might be surrounded by a double membrane protein layer जिसे कहा था proteinoids, और ये किसने कहा था? सिडनी फॉक्स ने. तो even it was found that they had an ability to uptake certain chemicals from outside. They had an ability to increase in size, decrease in size based on the osmotic pressure in the surrounding, and they also had an ability to divide by binary fission. तो ऐसे कैरेक्टर्स देखने पर हमें लगता है कि मे बी कोसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स जो लैब में प्रिपेयर किए गए थे, दे आर रिजेंबलिंग द प्रिमिटिव सेल्स. मतलब वो प्रिमिटिव सेल्स जो हैं उनका रिजेंबलेंस है. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. मतलब ये तो पता चल गया कि क्या फॉर्म हुआ होगा. देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव सेल्स. तो मैं फर्स्ट वापस एक बार लिख देती हूं. फर्स्ट वाज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोट्स. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में. अब हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोकैरियोट्स. फॉर्मेशन ऑफ द प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स कैसे फॉर्म हुए होंगे? सो प्रोकैरियोट्स हैव फॉर्म्ड फ्रॉम, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव सेल्स. अराउंड 3.5 billion years ago. What might have happened? 3.5 billion years ago ये जो primitive cells है उनमें से डेवलप हुए हैं the first prokaryotic cells. The first prokaryotic cells. अब हम आगे देखते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर्म हुए थे, पर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे थे? They were anaerobic. They were anaerobic because primitive earth conditions में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था. तो इसकी वजह से वो कैसे हैं? एनाएरोबिक तो थे ही, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. And then after, another thing is that
These prokaryotic cells were anaerobic and they lack any organelles और साइटोस्केलेटन। तो ये माना गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए होंगे। तो प्रिमिटिव सेल्स जो थे they themselves might have acted like a prokaryotic cell about 3.5 billion years ago। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ऑक्सीजन तो था नहीं, तो एनारोबिक ही होंगे। एंड मोर ओवर दे वर फाउंड दैट उनमें कोई ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं थे। तो ऐसे बने होंगे शायद द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स। देन आफ्टर द थर्ड थिंग विच कम्स इज the third thing that comes is evolution on the basis of mode of nutrition। So evolution of mode of nutrition। तो हमें पता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इवोल्यूशन समझाना मतलब क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आए होंगे वो थे हेटेरोट्रॉफ्स। So the prokaryotic cells directly were dependent upon the organic substances present in the water, and they obtained energy by fermentation of these organic food। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स थे वो प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं थे। अभी तो हमें पता है that some of the bacterial cells are also able to perform photosynthesis and they are preparing their own food। पर हम जिस बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहे थे जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस पे सबसे पहले आए थे वो सारे कैसे थे, हेटेरोट्रॉफिक ही थे। वो हेटेरोट्रॉफिक इसीलिए थे क्योंकि वो क्या करते थे कि सराउंडिंग वाटर में ऑलरेडी बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल था ही, बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल था। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होते गए एंड फॉर डिवीजन एंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस दे रिक्वायर एनर्जी। ये एनर्जी उन्हें कैसे मिली होगी, बाय फर्मेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल विच वाज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग वाटर। तो आसपास में जो पानी था उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे उनके फर्मेंटेशन से जो एनर्जी मिलती थी दैट दे डायरेक्टली यूटिलाइज एंड एज दे वर डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द फूड organic material which was present outside, they were considered to be heterotrophs। पर ये heterotrophs भी अभी कैसे हैं, anaerobic ही हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर आते हैं आफ्टर heterotrophs there was next existence of autotrophs। As the number of heterotrophs increased, there was depletion of organic material in the seawater। This leads that some prokaryotes changed to chemoautotrophs। देखो क्या हुआ होगा कि ऑटोट्रॉफ्स तो है पर ये ऑटोट्रॉफ्स हम प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, हम प्रोकैरियोटिक सेल जो ऑटोट्रॉफ की तरह काम करेंगे उनकी बात कर रहे हैं। क्या हुआ होगा कि जब ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा नंबर में बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि आसपास बहुत सारा फूड अवेलेबल था और इसी की वजह से वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कंज्यूम करते गए और डिवाइड होते गए। इसी की वजह से बहुत सारे जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनका नंबर बढ़ गया।
जैसे जैसे वो नंबर बढ़ गया, क्या हुआ कि ऑर्गेनिक मटेरियल स्टार्टेड टू गेट डिप्लीट, क्या होने लगा, एग्जॉस्ट होने लगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फूड मटेरियल था वो एग्जॉस्ट होने लगा। वो एग्जॉस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि सारे हेटेरोट्रॉफ्स उन पे डिपेंडेंट थे। दूसरा, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम आने की वजह से कम हो रहा था, जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म नहीं हो रहा था, या हो भी रहा होगा तो उसका स्पीड बहुत ही कम था। इसीलिए अब ये जो वाटर है उसमें रहेगा क्या, उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे, जैसे कि अमोनिया और मीथेन और ये सब जो चीजें डिसॉल्व थी, वैसे ये सब्सटेंसेस सिर्फ प्रेजेंट थे। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि कई प्रोकैरियोट्स जो थे वो इवॉल्व हो गए, एंड दे इवॉल्व टू व्हाट, दे इवॉल्व टू केमो ऑटोट्रॉफ्स। अभी फोटो ऑटोट्रॉफ्स तो आए ही नहीं है, ये कैसे ऑटोट्रॉफ्स है, केमो ऑटोट्रॉफ्स। और हमें पता है व्हाट आर केमो ऑटोट्रॉफ्स, दे विल बी preparing their own food, preparing their organic food material using the energy obtained by breakdown of inorganic substances in water। तो कैसे एग्जिस्ट हुए थे, तो हेटेरोट्रॉफ्स का नंबर बढ़ता गया, हेटेरोट्रॉफ्स ने सारा ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करने लगे, नया ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा स्पीड से बन नहीं रहा था क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा था, तो नए ऑर्गेनिक मटेरियल के बनने के चांसेस स्लो डाउन हो गए थे। इसीलिए थोड़े प्रोकैरियोटिक सेल्स ने खुद से ही इवोल्यूशन कर लिया, खुद से ही इवॉल्व हो गए, और इवॉल्व होके कैसे बन गए, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं, पर उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहता है, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द ब्रेकडाउन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन, उनके बॉन्ड ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी ये यूज करते थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। इसीलिए द फर्स्ट टू एग्जिस्ट वेर विच टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, दे वेर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, and then after came into existence the photoautotrophs, but again chemoautotrophs were also anaerobic, अभी भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, इसीलिए वो chemoautotrophs भी कैसे हैं, एनाएरोबिक है। फिर आते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो केमो ऑटोट्रॉफ्स जो थे तो वो तो आसपास से ये सब मटेरियल यूज कर रहे थे, बट सम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स चेंज्ड इवन टू फोटो ऑटोट्रॉफ्स व्हिच एब्सॉर्ब्ड, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड evolution of chlorophyll, evolution of chlorophyll, they prepared their own food। कैसे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट हुए, फिर धीरे से इवॉल्व हुआ एक नया सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। मतलब अभी तक क्लोरोफिल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, पर आप समझिए इवोल्यूशन कितनी बड़ी चीज है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे सराउंडिंग कंडीशंस चेंज होती है वैसे ऑर्गेनिजम्स को खुद को चेंज करना पड़ता है, और जो ऑर्गेनिजम्स वो चेंज कर पाते हैं वो सरवाइव करते हैं। ऐसा समझाया गया था चार्ल्स डार्विन ने। उसने ऐसा कहा था कि फॉर एग्जाम्पल कीमो ऑटोट्रॉफ्स है, पर अगर ये ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए, क्लोरोफिल डेवलप नहीं किया, सराउंडिंग कंडीशन से एडजस्ट नहीं हुए, तो फिर उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और सर्वाइवल करने की वजह से ही ये ऑर्गेनिजम्स थोड़े थोड़े सालों के बाद थोड़े थोड़े इवॉल्व होते गए। इवॉल्व होते गए मतलब फर्स्ट टाइम देयर वाज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दैट वाज ऑब्जर्व्ड, एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दीज ऑर्गेनिजम्स स्टार्टेड प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। They started preparing their own food, पर उसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, उसके लिए हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ती है। And this source of hydrogen was not water,
Instead, the source of hydrogen was H2S. और ये अभी के भी बैक्टीरिया करते हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया अगर आप देखो तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वाटर को नहीं यूज करते एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, इंस्टेड दे यूज H2S. हाइड्रोजन को वो यूज कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने में और सल्फर को रिमूव कर देते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. मतलब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन इवॉल्व करते नहीं है. ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है पर फिर भी कैसे हैं? एनारोबिक. दे डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन एट द एंड. Why? Because वो H2O नहीं यूज कर रहे, वो क्या यूज कर रहे हैं? H2S. इसलिए हाइड्रोजन यूज हो रहा था टू बी कार्बोहाइड्रेट फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन, और सल्फर जो है इट वॉज एलिमिनेटेड एज द वेस्ट प्रोडक्ट. फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बाद आते हैं एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स. मतलब अब ऐसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स आएंगे जो ऑक्सीजन को रिलीज भी करेंगे. So in biological evolution we are talking about that how the life forms might have developed. So first we talked that there will be prokaryotes that were formed. After the prokaryotes there were heterotrophic prokaryotes that were formed, and then after were the autotrophic prokaryotes that were formed. Now these autotrophic organisms were still anaerobic. They were of two types, chemoautotrophs, and after the evolution of chlorophyll came the photoautotrophs. Now the next organisms which were evolved were the aerobic photoautotrophs. So next organisms were aerobic photoautotrophs. So aerobic photoautotrophs, these were the organisms, they utilized water as a source of hydrogen. The source of hydrogen for them was water, and the CO2 as a source of carbon. So aerobic photoautotrophs were those organisms which in presence of light, in presence of chlorophyll like pigments, they were able to prepare their own food. And most importantly, they were not similar to the फोटोऑटोट्रॉफ्स, मतलब एरोबिक, क्योंकि वो एनारोबिक थे, ये एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स है. तो एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स जो थे दे वर यूटिलाइजिंग H2S एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. तो उनमें जो है वो सल्फर रिलीज हो रहा था. बट दीज ऑर्गेनिजम्स एज दे यूज्ड H2O एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट. And that there came for the first time where oxygen was liberated into the atmosphere, as well as certain oxygen got dissolved in the sea water. So they in presence of light performed photosynthesis. In presence of light they performed photosynthesis and released the oxygen into the atmosphere. So this was for the first time where the oxygen was released. तो पहले हैं एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स और फिर आते हैं एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स. एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स वाटर को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और CO2 को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन. और इनकी मदद से यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट. And when they prepare their own food, such organisms which prepare their own food were cyanobacteria. So cyanobacteria like organisms might be the first one. Cyanobacteria like organisms might be the first one to originate, and this happened about 2.5 billion years ago. So first prokaryotic cell was
3.5 बिलियन ईयर्स अगो, और इवोल्यूशन होते होते इतना समय लग गया कि जब एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स एग्जिस्टेंस में आए होंगे तो द ड्यूरेशन माइट बी 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब हो क्या रहा है, अब जो है वो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसीलिए देयर वाज अनदर थिंग ऑब्जर्व, दैट इज ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। दैट इज oxygen revolution is the increase in the amount of oxygen in environment, because most of the organisms जो थे वो कैसे थे, एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स, तो ये सारे ही एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, इसलिए ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता गया, बढ़ता गया। जैसे जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता गया, दिस ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ मीथेन, दिस ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ अमोनिया एंड गेव राइज टू द नाइट्रोजन, लाइक फ्री नाइट्रोजन को राइज दिया, अलॉन्ग विद दैट देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, दिस प्रोसेसेस कंटिन्यूड टू अकर. So oxygen started reacting with different molecules. Oxygen reacted with different molecules and it gave rise to several new components. This was responsible for increasing the amount of CO2. जब वो मीथेन से रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है, तो CO2 का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ता गया। सेम वे N2 का अमाउंट भी बढ़ता गया when it reacted with ammonia. ऐसे करते करते there was even the release of water into the environment and thereby all these substances started to increase. अब ऑक्सीजन बढ़ जाने पर और एक चीज हुई थी, दैट देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, द O2 that is oxygen will be giving rise to O3. मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो था इट रिएक्टेड and therefore there was formation of the ozone and this led to the formation of the ozone in the stratosphere and this will block the ultraviolet radiations from reaching the अर्थ सरफेस। मतलब जैसे जैसे ओजोन का प्रपोर्शन बढ़ता गया, देयर वाज अ कंप्लीट ओजोन लेयर दैट वाज फॉर्म। अभी तक ओजोन लेयर फॉर्म ही नहीं हुआ था, अब क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर फॉर्म हो गया है। अब ओजोन लेयर फॉर्म हो जाने पर जो प्रॉपर जो लाइट पहले आ रही थी वो नहीं आएगी, इंस्टेड देयर विल बी ओनली अ विजिबल रेंज ऑफ लाइट दैट वुड बी एबल टू रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस गेव द राइज to the origin of eukaryotes. And that is hardly 1.5 billion years ago. What has happened? The origin of the eukaryotes has occurred 1.5 billion years ago. अब यूकैरियोट्स के ओरिजिन के लिए कई सारे प्रपोज थियरी है, पर उसमें से एक थियरी ऐसा सजेस्ट करता है दैट द एनएरोबिक बैक्टीरिया might engulf an aerobic bacteria without digesting it. मतलब एनेरोबिक बैक्टीरिया जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे, वो एनेरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, स्मॉल साइज एरोबिक बैक्टीरिया को खुद के अंदर एनगल्फ कर रहे हैं। एनगल्फ करने के बाद वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर रहे। डाइजेस्ट नहीं करने की वजह से ये जो होस्ट सेल है, मतलब द होस्ट सेल विच इज द एनेरोबिक बैक्टीरिया functions as
an animal cells. It started to function as a animal cell. क्या हुआ कि ऐसे तो ये थियरी भी सही है या नहीं वो नहीं पता, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट. पर ये ऐसा कह रहे हैं कि एनेरोबिक बैक्टीरिया जो थे उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया. एनगल्फ कर लिया तो एरोबिक बैक्टीरिया सारे ही फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, बट एरोबिक बैक्टीरिया जो है दैट इज गोइंग टू स्टे विद इन द एनेरोबिक बैक्टीरिया. मतलब होस्ट सेल जो है इट हैज कंप्लीटली एनगल्फ्ड एंड एरोबिक बैक्टीरिया. और ऐसे एनगल्फमेंट के बाद वो जो होस्ट सेल है उसे क्या कहा गया है? एनिमल सेल. बिकॉज दिस इज गोइंग टू लिव, जो एरोबिक बैक्टीरिया है इट इज गोइंग टू लिव symbiotically within the anaerobic bacteria, and that has given rise to animal cell. And this aerobic bacteria inside the anaerobic bacteria functions like a mitochondria. It functions like a mitochondria. So this theory also says that this is how the first time mitochondria might have got into existence. But if the host cell if engulfs aerobic bacteria as well as cyanobacteria, अगर दोनों को engulf करे तो ये बन जाएगा क्या? प्लांट सेल. सो एनिमल सेल कब एग्जिस्टेंस में आया? जब एनेरोबिक बैक्टीरिया ने एक एरोबिक बैक्टीरिया को एनगल्फ किया. पर अगर एनेरोबिक बैक्टीरिया दोनों को एनगल्फ करता है, मतलब एक एरोबिक बैक्टीरिया को भी एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया को भी, तो वो बन जाता है प्लांट सेल. तो इस केस में जो एरोबिक बैक्टीरिया है दैट विल फंक्शन एज माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनिमल सेल, और प्लांट सेल्स के अंदर ये जो साइनोबैक्टीरिया है दैट विल फंक्शन एज अ क्लोरोप्लास्ट फॉर द प्लांट सेल. एंड दैट इज हाउ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट माइट हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो ऐसे हमारा सबसे पहला यूकैरियोटिक सेल फॉर्म हुआ था. और यूकैरियोटिक सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एग्रीगेशन से, डिवीजन ऑफ लेबर से बनते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूकैरियोटिक सेल एग्जिस्टेंस में आया था, और फिर कई सारे फंक्शंस हुए होंगे डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज होने पर, उनमें से बने होंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. This is how origin of life has occurred, from prokaryotes to eukaryotes, from simple atomic phase to macromolecules, macromolecules to prokaryotes, and prokaryotes to the eukaryotes. This is how the origin might have occurred.